down. They're gone. समय 2040 ईस्वी। मंगल ग्रह पर 8 इंसानों को 6 महीने के एक लंबे मिशन पर भेजा गया है। मिशन का मकसद है मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना। इसके लिए एक विशाल स्टेशन बनाया गया था जो 8 इंसानों को लंबे समय के लिए जिंदा रख सकता था। इन्हें मंगल ग्रह पर 5 महीने 29 दिन और 5 घंटे हो चुके हैं। अगले 19 घंटों में इन्हें मंगल ग्रह से टेक ऑफ करना था। ऑर्बिट में ही ऑरोरा नामी एक जहाज था जिससे इनका लैंडर जुड़ जाता और ये पृथ्वी पर वापस चले जाते, मगर कुछ हो गया और वो हम इस कहानी में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुरुआत होती है तो हमें मार्स रोवर में विंसेंट और रेबेका दिखाए जाते हैं। इन्हें यहाँ पर 6 महीने हो चुके हैं। इनके साथ जो और वैज्ञानिक थे उनका काम था ऐसे सैंपल्स इकट्ठा करना जिससे ये मालूम हो सके कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन था या अभी भी है। पिछले 6 महीनों से अलग अलग जगहों पर ड्रिलिंग की गई थी, अभी तक इन्हें कुछ नहीं मिला। ये इनके लिए निराशाजनक बात थी। 8 इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना, अरबों रुपए लगाना और बदले में कुछ ना मिलना। मिशन का समय अब पूरा हो चुका था। अगले 19 घंटों में ये यहाँ से निकलने वाले थे। सभी तैयारियों में लगे थे। इनके 6 महीने बड़े मुश्किल से गुजरे और इस बात का अंदाजा हमें विंसेंट और रेबेका के बातों से होता है। सभी घर जाना चाहते थे, थक गए थे ये। खैर ये दोनों रोवर में ही थे कि रेत का एक खतरनाक तूफान इनकी ओर आ रहा था, मगर चूंकि इन रोवर्स को इसी के लिए डिजाइन किया गया था तो इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तूफान थमने के बाद ये लेने जाते हैं किम नामी बायोलॉजिस्ट को, जो बहुत नाराज थी, गुस्सा थी क्योंकि मार्स पर उसे कुछ भी नहीं मिला। विंसेंट और रेबेका उसे स्टेशन पर वापस ले जाने आए थे। खैर वो आखिरी बार ड्रिलिंग कर दी है मगर सैंपल में कुछ नहीं था। मजबूरन वो रोवर में आती है। विंसेंट उसे मजाक में कहता है कि अगर तुम यहाँ रहना चाहो तो रह सकती हो। किम का मूड बहुत खराब था। ये लोग स्टेशन की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं जो कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। स्टेशन से ये लगातार संपर्क में थे। इन्हें खबर मिलती है कि स्टेशन का कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका है और रिपेयर करने के लिए विंसेंट को वहाँ जाना था। विंसेंट असल में एक इंजीनियर था और रोवर को भी वो ऑपरेट करता था। सीन शिफ्ट होता है स्टेशन पर जहाँ हमें बाकी क्रू दिखाया जाता है। चार्ल्स जो कि इनका कैप्टन था, लोरेन जो कि डॉक्टर थी, एक रशियन, मार्को जो कि बायोलॉजिस्ट था, इनके अलावा रॉबर्ट और रिचर्ड। हर कोई अपने काम में माहिर था। ऑर्बिट में ऑरोरा नामी शिप था। ये लगातार उससे संपर्क में थे क्योंकि 19 घंटों में इन्हें यहाँ से टेक ऑफ करना था। कुछ देर बाद मार्को कैप्टन के पास आता है और उससे बात करता है। बताता है कि मेरा लगाया हुआ एक सेंसर खराब हो चुका है और मुझे उसे ठीक करना ही होगा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। कैप्टन कहता है कि माफ करना मगर हमें कुछ घंटों में निकलना होगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मगर मार्को समझाता है कि मुझे वो ठीक करना ही होगा वरना सब बेकार चला जाएगा। खैर किसी तरह वो कैप्टन को मना लेता है मगर वो उसे अकेले नहीं भेजता। रिचर्ड को भी उसके साथ भेज देता है कि अंधेरा होने से पहले यहाँ पहुँच जाना। ये जगह बस 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। मार्को और रिचर्ड जब तैयार होके निकल रहे थे ठीक उसी समय विंसेंट, रेबेका और किम स्टेशन में दाखिल होते हैं। किम पूछती है कि आखिर तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मगर मार्को उसे कुछ नहीं कहता। बस वो अपने भाषा में गीत गा रहा था और रिचर्ड को लिए वो स्टेशन से निकल जाता है। रेबेका कहती है कि बस 19 घंटे ये सब बर्दाश्त करना होगा, फिर हम घर चले जाएंगे। मार्को और रिचर्ड जब रोवर में थे तो मार्को उसे बताता है कि मैंने झूठ बोला, असल में मुझे कुछ मिला है मगर ये बात मैंने अभी तक बाकी सबको नहीं बताई, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा करो। वहाँ स्टेशन में विंसेंट कूलिंग सिस्टम को ठीक करता है। फिर किम और कैप्टन की बहस हो जाती है। किम की नाराजगी की वजह यही थी कि 6 महीने मार्स पर गुजारने के बाद उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उसे मार्को पर भी शक था, इसलिए वो बिना इजाजत के उसके लैब रिजल्ट्स देखने लगी। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसके लैब रिजल्ट्स में सिंगल सेल बैक्टीरिया था जिसका सेल डिवीजन हो रहा था। साफ शब्दों में उन्हें मंगल ग्रह पर जीवन का सबूत मिल चुका था। मार्को ने सबसे ये बात छुपाई थी तो स्टेशन में यही बहस होती है कि अब वो क्या करे। किम गुस्सा थी कि मार्को ये क्रेडिट खुद लेना चाहता है, हम सभी इसके हकदार हैं। कैप्टन बताते हैं कि हमें ये सब मिशन कंट्रोल को बताना होगा, मगर उससे पहले वो रिचर्ड और मार्को से संपर्क करता है। रिचर्ड अकेले ही रोवर में था। मार्को उसी ड्रिलिंग वाली जगह पर जा चुका था। वो कैप्टन से बात नहीं करता। वो एक सैंपल को निकालता है। रिचर्ड से कहता है कि बातें बंद करो, कैमरा ले आओ जल्दी से। मगर तभी वहाँ के पत्थर टूट जाते हैं और देखते ही देखते मार्को एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर रिचर्ड जल्दी से रोवर से बाहर भागता है ताकि उसे बचा सके, मगर देर हो चुकी थी। वो स्टेशन को ये खबर भेज देता है। कुछ देर बाद कैप्टन और लोरेन उस जगह पर आते हैं। रिचर्ड वहाँ परेशान बैठा था।
लोरेन उस पर गुस्सा करती है कि आखिर तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, मगर जाहिर सी बात है इसमें रिचर्ड की कोई गलती नहीं थी। गड्ढा बहुत गहरा था, उससे धुआं भी निकल रहा था। मार्को उन्हें नजर नहीं आता। कैप्टन लॉरेंस से कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मुझे स्टेशन में वापस जाना होगा, तुम रोवर में ही रहना, बाहर मत निकलना, ठीक है? मैं 2 लोगों को नहीं खो सकता। रिचर्ड को लिए कैप्टन स्टेशन में आते हैं और मिशन कंट्रोल से संपर्क करते हैं। पूछते हैं कि आगे हम क्या करें। मिशन कंट्रोल से उन्हें आदेश मिलता है कि अगर हो सके तो मार्को की लाश को उस गड्ढे से बाहर निकालो, खुद को तैयार रखो और पृथ्वी पर लौट आओ। कैप्टन विंसेंट और रेबिका को लिए उस हादसे वाली जगह पर जाता है, मगर जब ये लोग यहाँ नहीं आए थे, हमें ये दिखाया जाता है कि लोरेन को कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए वो उस गड्ढे के करीब आती है और बाद में उसे रियलाइज होता है जैसे कोई रोवर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आगे हमें नहीं दिखाया जाता क्या हुआ। कैप्टन और बाकी सब जब उस जगह आते हैं तो लोरेन का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो रोवर को चेक करते हैं मगर वो वहाँ नहीं थी। कदमों के निशानों का पीछा करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो गलत डायरेक्शन में जाने लगी हो। समय कम था, इसलिए विंसेंट को रस्सी के सहारे नीचे भेजा जाता है। जैसे जैसे वो नीचे पहुंच रहा था उसे अजीब से विजन्स आ रहे थे। फिर इस सतह पर उसे बड़े ही अजीब आकार नजर आते हैं। वो उसे बयां तो नहीं कर पा रहा था और जब उसे कुछ होने लगा तो रेबेका और कैप्टन उसे ऊपर ले आते हैं। वो कहता है कि मार्को की लाश वहाँ नहीं है, स्टेशन में सिर्फ किम और रिचर्ड ही थे। तभी उनके सिस्टम पर डिटेक्ट होता है कि कोई इस तरफ आ रहा है। एयरलॉक खुलता है। रिचर्ड देखने गया तो वो मार्को था। स्पेस सूट के हेलमेट में छेद हो चुका था। जैसे ही वो उसका हेलमेट उतारता है देखता है कि उसका चेहरा बदल चुका है, वो किसी दानव में बदल गया था। ये देखकर तो रिचर्ड को विश्वास नहीं होता, वो घबरा जाता है। मार्को एक ड्रिल हाथ में लेता है। रिचर्ड उसे रोकने की कोशिश कर रहा था तो अधमरा मार्को उसी ड्रिल से रिचर्ड में छेद कर देता है, उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। किम जब शोर सुनती है, देखने आती है तो ये भयानक नजारा देखकर वो भी काफी डर गई। अब मार्को उस पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। जख्मी रिचर्ड इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। कैप्टन और बाकी सबको पता चल चुका था कि स्टेशन पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रोवर में बैठ जाते हैं और इस तरफ आने लगे। थोड़ी देर बाद स्टेशन में अधमरी लॉरेन भी पहुंच जाती है। ये लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे किसी अनजान वायरस से। ये काफी शक्तिशाली बन गए थे, इनके चेहरे बदल चुके थे मगर अब ये इंसान नहीं रहे। किम खुद को बचते बचाते एयरलॉक का दरवाजा बंद कर देती है। कैप्टन आते हैं तो वो भी ये देखकर काफी हैरान थे, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये जो इन्फेक्टेड हो चुके थे ये काफी शातिर थे, इन्हें एयरलॉक को खोलना आता था, बल्कि सिस्टम को समझने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। किम और कैप्टन स्टेशन से निकलने का फैसला करते हैं। किम निकल जाती है मगर कैप्टन पर हमला होता है। कुछ देर बाद वो बाहर तो निकल आते हैं मगर वो जख्मी हो चुके थे। किम स्टेशन के डोर को खराब कर देती है ताकि वो चीजें बाहर ना आ सके। रिचर्ड और रेबेका हैरान भी थे कि आखिर ऐसा क्या है जिससे ये लोग इतना डर रहे हैं। किम गुस्से में विंसेंट से कहती है कि मैंने जो देखा, अगर तुमने देखा होता तो तुम ये सवाल ना करते। विंसेंट एयरलॉक से देखता है तो दूसरी तरफ उसके अपने ही क्रू के भयानक चेहरे उसे नजर आते हैं। कैप्टन जख्मी था, पास ही एक दूसरा स्टेशन था, इसलिए ये लोग वहाँ जाते हैं। किम कहती है कि वो लोग मर के भी जिंदा हुए हैं, वो हिल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। कैप्टन काफी तकलीफ में थे, उसे भी काट लिया गया था। किम कहती है कि ये भी उन्हीं में बदल जाएंगे। कुछ देर बाद ही कैप्टन की मौत हो जाती है। किम उसकी लाश को बांध देती है। बाकी सब उसे रुकने का कहते हैं कि ये सही नहीं, मगर किम असलियत जानती थी कि कैसे ये लाशें फिर से किलिंग मशीन बन जाती है। कैप्टन की मौत पर सभी दुखी तो थे, निकलने में बस कुछ ही घंटे थे और ये सब हो गया। इनके 4 लोग मारे गए। अब इन्हें मदद की जरूरत थी। संपर्क के लिए इन्हें स्टेशन 1 में जाना था, मगर वहाँ पर वो दरिंदे थे, मतलब कि अब तो वो दरिंदे ही बन चुके हैं। एक पाइपलाइन जो स्टेशन 1 को स्टेशन 2 से जोड़ती है। विंसेंट कहता है कि अगर किसी तरह उनसे बचकर मैं सिस्टम तक पहुंच गया तो मैं मदद के लिए संदेश भेज सकता हूं, तब तक हमें यहीं पर इंतजार करना होगा। इतने में स्टेशन 1 में धमाका होता है। उन चीजों ने डोम को तबाह कर दिया था। वो बाहर निकल चुके थे। अब तो यहाँ कैप्टन की लाश भी हिलने लगी थी। खैर किसी तरह विंसेंट उस पाइप के रास्ते से स्टेशन 1 में जाने की कोशिश कर रहा था। विंसेंट जब उस गड्ढे में उतर रहा था तब भी उसे कुछ विजन्स आए थे, जिसमें वो खुद को ऑरोरा अंतरिक्ष यान में देखता है। और अब फिर से ऐसा होता है। आज से पहले उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। शायद उस गड्ढे में जाने के बाद ही उसके साथ कुछ हुआ है। स्टेशन 1 तक वो पहुंच जाता है। ऑरोरा शिप से संपर्क करने की कोशिश करता है। अंत में बस वो यही संदेश भेजता है कि यहाँ एक इमरजेंसी आ गई। इसके बाद स्टेशन की पावर चली जाती है। वहाँ स्टेशन 2 में हर तरह के केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स थे। रेबेका और किम इस बीमारी का इलाज ढूंढने लगे। टेस्ट सब्जेक्ट था उनके पास, यानी कि कैप्टन, जो कि अब दोबारा से जिंदा हो गए थे।
वो एक इंजेक्शन उसे लगाते हैं, वो तड़पने लगा, फिर वो शांत हो जाता है। अब ऐसा लग रहा था जैसे ये सीरम काम करता है। इनका प्लान था कि ये बाकी इन्फेक्टेड लोगों पर स्प्रे करेंगे जिससे वो ठीक हो जाए या फिर कम से कम मर जाए। मगर इससे पहले कि ये लोग अपने इस प्लान पर काम करते, इन्हें एयरलॉक से आवाजें आती है। असल में इनके इन्फेक्टेड साथी अब अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। शायद ये जो वायरस था किसी पैरासाइट की तरह ये अपने होस्ट के दिमाग को इस्तेमाल कर सकता था। जैसे उन्हें पता होता कि एयरलॉक को कैसे खोलना है या बाकी लोग कहाँ छुपे होंगे। वहाँ स्टेशन 1 में अब इन्फेक्टेड रिचर्ड भी विंसेंट पर हमला कर देता है, मगर खुद को बचाते हुए वो उस पाइपलाइन के रास्ते स्टेशन 1 में वापस आता है। विंसेंट बाकी सबको कहता है कि पाइप को सील करो, मगर इससे स्टेशन की ऑक्सीजन भी बंद हो जाती, इसलिए जल्दी से ये लोग अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। कैप्टन भी उठ चुका था। इन लोगों पर हमला होता है। इस हमले में रेबिका भी जख्मी हो जाती है। एयरलॉक से जैसे ही ये बाहर जा रहे थे, किम को थोड़ी देर हो जाती है। रॉबर्ट दरवाजा बंद कर देता है, वो उसे मरने के लिए छोड़ देता है। रॉबर्ट को बस अपनी जान की पड़ी थी। ये तीनों रोवर में बैठ जाते हैं। इन्हें पता था कि लैंडर कहाँ पर लैंड करने वाला है, मगर इनके पास इतनी पावर नहीं थी। रास्ते में ही एक स्टेशन आता है, ये वहाँ से पावर लेने जाते हैं। रास्ते में विंसेंट रेबिका को इंजेक्शन लगा देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो सकती थी। विंसेंट पावर सेल्स लेने के लिए स्टेशन में जा रहा था, मगर रॉबर्ट कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, मैं ये करना चाहता हूँ। बाहर जाकर वो वापस नहीं आता और विंसेंट को रेडियो पर बता देता है कि तुम्हें भी वहाँ से निकलना चाहिए। अगर अपनी जान प्यारी है तो हम दोनों ही जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। असल में वो रेबिका के बारे में बात कर रहा था। रेबिका ये सब सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं था कि सच में अब रेबिका भी उन आदमखोरों में बदल जाएगी, मगर वो ऐसा तो नहीं चाहती थी। विंसेंट उसे अकेला नहीं छोड़ता। वो खुद बैटरीज लेने जा रहा था, मगर रेत का तूफान आ जाता है, इसलिए वो वापस से रोवर में आया। रेबिका पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, तो विंसेंट बताता है कि हम सुबह होने का इंतजार करेंगे। रोवर सोलर से चार्ज हो जाएगा, हमारे पास समय होगा लैंडर तक पहुंचने में। रेबेका कुछ इमोशनल बातें कहती है कि उसने अपने अंत के बारे में ऐसा तो नहीं सोचा था। अगले दिन जब विंसेंट की आंख खुलती है तो रेबेका रोवर से बाहर जा चुकी थी। वो विंसेंट को नुकसान ना पहुंचाए इसलिए उसने ये कदम उठाया, मगर विंसेंट उसे अकेला नहीं छोड़ता। निशानों का पीछा करते हुए वो उस तक पहुंच जाता है। वो रोवर में उसे लाने की कोशिश कर रहा था, मगर देर हो चुकी थी। रेबेका बदल गई थी। वो विंसेंट पर हमला करती है, उसे मारने की कोशिश करती है। वो विंसेंट से भीख मांग रही थी कि मुझे मार दो। इतने में वहाँ लैंडर पहुंच जाता है, मगर उन लोगों को नहीं बताता यहाँ क्या हुआ है। विंसेंट जब उन तक पहुँचता है, इन्फेक्टेड क्रू ने उन पर हमला कर दिया था, सभी मारे जा चुके थे। विंसेंट उस लैंडर में जाता है, देखता है कि रॉबर्ट वहाँ पहले से मौजूद है, मगर अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो घर जाने की बातें कर रहा था, उसे अपनी बेटी की याद सता रही थी। वो विंसेंट पर हमला कर देता है। लैंडर ने उड़ान भर ली थी। विंसेंट रॉबर्ट को तो मार देता है। वो ऑर्बिट में पहुंच गया, मगर देर हो चुकी थी। ऑरोरा शिप वहाँ नहीं था। वो एक आखिरी संदेश भेजता है कि मंगल ग्रह पर उनका सामना किसी अनजान वायरस से हुआ, जिससे सभी इन्फेक्टेड हो गए, और मुझे शक है कि शायद मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। अगर ऐसा है तो मैं लैंडर को मंगल ग्रह पर क्रैश कर दूंगा, अगर नहीं तो तुम लोग मदद भेज देना। मैं आखिरी बचा इंसान हूँ। और यहीं पर इस फिल्म का द एंड। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है द लास्ट डेज ऑन मार्स। ये एक अंडररेटेड फिल्म है। कहानी बहुत सिंपल है। इन्होंने मार्स को काफी अच्छे से दिखाया है। एक बार आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय जरूर दें।